देहरादून से खबर है, जहां महिला आरक्षण को लेकर आज होने वाले विशेष सत्र जो शुरू हो गया है, उससे पहले इस मुद्दे पर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई। इसे महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने खबर है, जहां विशेष सत्र शुरू होने से पहले निर्णय प्रक्रिया में मजबूत स्थान देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक देश की संसद में पारित हो चुका है और अब इसे लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि इस फैसले को देशवासियों ने देखा और इसे महिलाओं के आगे बढ़ने के अवसर के रूप में माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस विषय पर चर्चा आवश्यक है ताकि समाज में महिलाओं की भागीदारी और मजबूत हो सके। महिलाओं, माताओं और बहनों को अधिक अधिकार देने पर जोर देते हुए इस देश के विकास से जुड़ा अहम कदम मुख्यमंत्री ने इसे बताया। और उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपना संबोधन विधानसभा में भी दिया है, लेकिन इससे पहले भी इस निर्णय को ऐतिहासिक उन्होंने बताया है। सभी देशवासियों ने देखा, मातृशक्ति का आगे बढ़ने का मार्ग उन्होंने रोका है और मुझे लगता है कि आज हम इस पर चर्चा करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये बंधन भी, ये नारी शक्ति बंधन विधेयक जो पारित हुआ है वो लागू होगा और उत्तराखंड में हमारे प्रतिपक्ष के साथी भी, मुझे लगता है कि उनको भी इसका समर्थन करना चाहिए और बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से जो है सत्र में अपनी बात रखनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि माताओं बहनों को उनका अधिकार देना हम सबका कर्तव्य है। देश के अंदर धारा 370 माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में समाप्त हुई। और अब खबर सितारगंज से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का सितारगंज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा सिडकुल के एक निजी होटल में केक काटकर जन्मदिन मनाया गया है। इस मौके पर पूर्व विधायक नारायण पाल ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की लंबी उम्र और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए बधाई दी और उनके जीवन पर भी प्रकाश डालते हुए उनको उत्तराखंड का विकास पुरुष बताया। ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष रणजीत सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के जन्मदिन पर भगवान भोलेनाथ और केदारनाथ बाबा से उनकी लंबी उम्र और उज्जवल भविष्य की कामना की है। जन्मदिन कार्यक्रम के मौके पर यूथ कांग्रेस और NSUI कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहां पर मौजूद रहे। तो सितारगंज से खबर है, जहां पूर्व CM हरीश रावत का केक काटकर जन्मदिन मनाया गया है। पूर्व विधायक नारायण पाल ने पूर्व मुख्यमंत्री को बधाई भी दी। और ये हम करीब जो हमारे युवा नेता हैं, NSUI के युवा कांग्रेस के हैं, हम सभी लोगों ने उनका जन्मदिन मनाया। और रावत जी उन्होंने बड़ी परिश्रम भी किया, त्याग भी किया। अगर उनके जीवन के बारे में अगर हम लोग जानेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो संघर्षों से ही आए। बहुत कम एज में विराट कोहली ने आज भी संघर्ष कर, उनके संघर्ष करने की जो शैली है तो उससे हमें सबक लेना चाहिए और हमें संघर्ष करना चाहिए। कि आज युवाओं में बहुत उत्साह है हरीश रावत जी को लेकर। माननीय श्री हरीश रावत जी का जन्मदिन था। हमारा यूथ कांग्रेस और NSUI सभी लोगों ने मिलकर बहुत ही हर्षोल्लास के साथ माननीय हरीश रावत जी का जन्मदिन मनाया है। वो एक युवाओं की उम्मीद है, इसलिए युवाओं को बहुत जोश है माननीय हरीश रावत जी के नाम पे और सभी उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं और सभी का कहना है कि उनका समय समय पे सबको मार्गदर्शन मिलता रहे। ईश्वर से यही कामना है कि उनकी लंबी उम्र हो। कि आज युवाओं में बहुत उत्साह है हरीश रावत जी को लेकर। उत्तराखंड सरकार के परिवहन, सूचना प्रौद्योगिकी एवं जनपथ प्रभारी मंत्री प्रदीप बत्रा का सोमवार को नगर निगम परिसर पहुंचने पर महापौर विकास शर्मा के नेतृत्व में जोरदार स्वागत किया गया है। इस दौरान महापौर ने शॉल उड़ाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान भी किया। समीक्षा बैठक में शहर के विकास कार्यों और आगामी योजनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। महापौर ने वार्ड 32 में रेनबो स्कूल से
आरएएन पब्लिक स्कूल तक सड़क सुदृढ़ीकरण और नाला निर्माण के लिए जिला योजना से 25 करोड़ रुपए मंजूर कराने का प्रस्ताव प्रभारी मंत्री को सौंपा है। प्रदीप बत्रा ने नगर निगम के स्वच्छता कार्यों, त्रिशूल चौक सुंदरीकरण, वेंडिंग जोन और कूड़े के पहाड़ हटाकर पार्क विकसित करने की सराहना की है। उन्होंने कहा कि धामी सरकार रुद्रपुर को स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है और विकास योजनाओं को हर संभव सहयोग दिया जाएगा। उत्तराखंड से खबर, जहां जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टेहरी द्वारा मसूरी से सटे लगे कमेटी क्षेत्र में 2 मकानों को सील कर दिया गया है। कैंपटी क्षेत्र में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टेहरी द्वारा 2 मकानों को सील किए जाने के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। ग्रामीणों ने प्राधिकरण पर एक तरफा कार्रवाई और भेदभाव के आरोप लगाए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जहां भारी लोगों के बहुमंजिला भवनों पर कार्रवाई नहीं होती, वहीं ग्रामीणों के छोटे आवासों पर सख्ती की जा रही है। इसी दौरान ग्रामीणों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। ग्रामीणों ने अधिकारियों पर रिश्वत मांगने के आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है और चेतावनी दी है कि यदि यही रवैया रहा तो आंदोलन किया जाएगा। स्थानीय निवासी प्रवेश राणा ने बताया कि उनका मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के बावजूद भवन सील किया गया, जिससे उन्हें द्वेषपूर्ण कार्रवाई बताया है। उन्होंने जिलाधिकारी से शिकायत कर जांच और सख्त कार्रवाई की इस पर मांग की है। तीन मकान सील जिला प्राधिकरण द्वारा किए गए, वो सरासर बिल्कुल निंदनीय कार्य इनके द्वारा किया गया, क्योंकि कैंपटी क्षेत्र पूरा ही जो है जिला प्राधिकरण के अधीन जरूर आता है, पर वो सबकी गांव की भूमि है और गांव की भूमि पर कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने 10 मंजिलों के होटल बनाए हैं और अभी भी वहाँ पर धड़ल्ले से कार्य हो रहा है। और फिर भी आज जिला प्राधिकरण ने किसी हम लोगों को चिन्हित लोगों को चिन्ह करके हमारे जो रहने के लिए हमने घर बनाए थे उनको सील उनके द्वारा किया गया। और मैं जो प्राधिकरण के यही हैं, ये तिवारी जी, ये इतना चोर आदमी है कि इसने पूरे कैंपटी से पूरी स्थानीय जनता को इसने इतना परेशान कर दिया है। ये हर किसी से पैसे की डिमांड कर रहा है। मैं प्रशासन से मेरी ये निवेदन है आप लोगों से कि इसको जल्द से जल्द हटाने का काम करें। और कैंपटी क्षेत्र में मैं आपको भी बताऊं, जो मेरा मकान इन्होंने सील किया वो लगभग 3 साल पहले बन चुका था और इसी के जो ये तिवारी जी यही है, इसी के देख रेख में कैंपटी में धड़ल्ले से बिल्कुल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं। उत्तराखंड के किच्छा में किच्छा पंतनगर सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत हल्द्वानी बाईपास स्थित करीब 50 वर्ष पुराने मां काली मंदिर के ढांचे को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है। बताया गया कि मंदिर पीडब्ल्यूडी की भूमि पर बना था, जिससे सड़क निर्माण कार्य में बाधा आ रही थी। प्रशासन की ओर से मंदिर संचालक आनंद अखाड़ा को नोटिस जारी कर मां काली की मूर्ति को सुरक्षित स्थान पर स्थापित करने के निर्देश दिए गए थे। सहमति के बाद श्रद्धालुओं ने शोभा यात्रा निकालकर मूर्ति को अखाड़े के दूसरे मंदिर में स्थापित किया। इसके बाद पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर मंदिर के शेष ढांचे को हटा दिया गया। चंपावत जिले के लोहाघाट क्षेत्र के चौड़ीराय गांव के रहने वाली मीना राय ने पारंपरिक एपड़ कला को अपनाकर आत्मनिर्भरता की मिसाल कायम की है। बचपन से इस कला में दक्ष होने के बावजूद संसाधनों की कमी के चलते वे आगे नहीं बढ़ पा रही थी, लेकिन राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जय मां काली स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आया। ग्रामोत्थान परियोजना के तहत उन्हें 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिली, जिससे उन्होंने एपड़ आधारित पूजा थाली, वॉल हैंगिंग और गिफ्ट आइटम बनाना शुरू किया। आज उनकी कला बाजार में पहचान बना चुकी है और वे हर महीने 5 से 6 हजार रुपए की आय अर्जित कर अपने परिवार को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है। चंपावत कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित साप्ताहिक जनता मिलन कार्यक्रम आम लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आया।
जहां मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर GS खाती की अध्यक्षता में 42 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। जन सुनवाई में बिजली, पानी, राशन कार्ड, स्वरोजगार, कृषि और राजस्व से जुड़े कई मामले सामने आए और जिन पर सीडीओ ने संबंधित विभागों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने साफ कहा कि जन समस्याओं के समाधान में किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पात्र लोगों को योजनाओं से जोड़ने और लंबित मामलों को समयबद्ध तरीके से निपटाने के निर्देश भी दिए गए। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में फरियादी मौजूद रहे। और अब खबर देहरादून से है, जहां राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार शनिवार शाम 7 बजे तक चारधाम, श्री बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री में कुल 2,38,590 तीर्थयात्रियों ने दर्शन कर पुण्य का लाभ प्राप्त किया। अकेले शनिवार को ही 55,998 श्रद्धालु चारधाम पहुंचे। श्री बद्रीनाथ धाम में कपाट खुलने के बाद 23 से 25 अप्रैल तक 37,884 तीर्थयात्री पहुंचे, जिनमें शनिवार को 13,107 श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए। श्री केदारनाथ धाम में इस वर्ष अब तक सबसे अधिक भीड़ देखने को मिली है। 22 अप्रैल को कपाट खुलने के बाद से 4 दिनों में ही 1,24,782 तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए हैं, जिनमें शनिवार को 31,160 श्रद्धालु इसमें शामिल हुए। वहीं श्री यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में 19 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच कुल 75,924 श्रद्धालु पहुंचे दर्शन के लिए। शनिवार को यमुनोत्री धाम में 38,206 और गंगोत्री धाम में 37,718 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या से पूरे क्षेत्र में धार्मिक उत्साह का माहौल बना हुआ है। विकास नगर क्षेत्र के अंतर्गत चक्राता वन प्रभाग में बीते 2 दिनों से जंगलों में आग की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। सैया क्षेत्र के कोठा तारली गांव के पास आरक्षित वन क्षेत्र में लगी भीषण आग ने विकराल रूप ले लिया, जिससे बांझ, बुरांश, काफल और देवदार के घने जंगलों को भारी नुकसान पहुंचा है। आग की चपेट में वन विभाग द्वारा हाल ही में किए गए प्लांटेशन के सैकड़ों पौधे भी जलकर नष्ट हो गए। सूखे पत्तों और घास के कारण आग तेजी से यहां पर फैल गई। शनिवार को आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया था, लेकिन सुलगते अवशेषों के चलते यह दोबारा भड़क उठी। फिलहाल वन विभाग, राजस्व टीम और स्थानीय ग्रामीण मिलकर यहां पर कड़ी मशक्कत के बाद उन्होंने आग पर काबू पा लिया। देहरादून से खबर है, जहां देहरादून में नारी शक्ति वंदन के मुद्दे पर बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कांग्रेस पर दोहरा चरित्र अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि एक और कांग्रेस नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन का दावा करती है, वहीं दूसरी ओर महत्वपूर्ण मौकों पर उसका रुख बदल जाता है। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के बयान का समर्थन करते हुए कांग्रेस की नीतियों पर सवाल उठाए। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के आरक्षण हमारे खून में है वाले बयान पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस का आरक्षण केवल परिवारवाद तक सीमित है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि महिलाओं को अधिकार देने के मामले में कांग्रेस पीछे हटी रही और आने वाले चुनावों में महिलाएं इसका जवाब देंगी। व्यक्ति कितने तरह के मुखौटे लगाकर इस तरीके के आडंबर रच रहा है। उत्तराखंड में तो वो ये दिखा रहे कि हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम के साथ हैं, और दिल्ली में जब वोट करने की बात आई तो उस समय उन्होंने अपना दोगला चरित्र चेहरा दिखाया। तो इस तरीके की चीजें उनको नहीं करनी चाहिए। और निश्चित तौर पर अभी मैं हरीश रावत का भी एक बयान सुन रही थी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि आरक्षण तो हमारे खून में है। तो आरक्षण तो आपके खून में है ही, ये किसने कहा कि आरक्षण आपके खून में नहीं है? तभी तो आपकी पार्टी पूरे परिवार के ही लिए आरक्षण रखी हुई है। बेटी, बेटा, बहू और आपकी जो बेटी है वो, तो ये सारी चीजें आरक्षण के ही अनुसार आप कर रहे हैं। लेकिन जब वोट परिवार से बाहर करने की बात होती है तो आप नारियों का अपमान करने में कहीं भी पीछे नहीं हटते। और मैं एक नारी होने के नाते एक सवाल
समुचित कांग्रेस की कार्यकारिणी से पूछना चाहती हूँ कि हमने आपसे कोई पूरा जहान तो मांग नहीं लिया था, हमने अपने हिस्से का थोड़ा हक मांगा था और वो भी आपसे देते नहीं बना। तो निश्चित तौर पर नारी शक्ति आपको इस चीज का मुंह तोड़ जवाब आने वाले चुनाव में अवश्य देगी। उत्तराखंड में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी के 78वें आरआर बैच के 84 प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारियों ने जॉलीग्रांट स्थित राज्य आपदा प्रतिवादन बल मुख्यालय का भ्रमण किया। इस शैक्षणिक दौरे का उद्देश्य भावी पुलिस अधिकारियों को आपदा प्रबंधन की वास्तविक परिस्थितियों, त्वरित निर्णय क्षमता और समन्वित कार्य प्रणाली से अवगत कराना था। यह भ्रमण पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ के मार्गदर्शन में और अकेडमी के उप निदेशक अरविंद सुकुमार के नेतृत्व में आयोजित किया गया। इस दौरान एसडीआरएफ कमांडेंट अर्पण यदुवंशी ने अधिकारियों को संगठनात्मक ढांचे, कार्य प्रणाली और आपदा के समय अपनाई जाने वाली त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली की जानकारी दी। प्रशिक्षु अधिकारियों को उत्तराखंड जैसे पर्वतीय और आपदा संवेदनशील राज्य में एसडीआरएफ, एसईओसी और एनडीआरएफ के बीच समन्वय की भूमिका के बारे में विस्तार से बताया गया। साथ ही सिलक्यारा टनल रेस्क्यू, धराली और रैणिक क्षेत्रों में हुए प्रमुख बचाव अभियानों की केस स्टडी भी इनके साथ साझा की गई। भ्रमण के दौरान एसडीआरएफ द्वारा आधुनिक खोज एवं बचाव उपकरणों का प्रदर्शन किया गया, जिससे अधिकारियों को तकनीकी संसाधनों और उनके उपयोग की व्यवहारिक जानकारी मिली। इसके साथ ही राज्य की पुलिसिंग व्यवस्था और आपदा प्रबंधन में पुलिस की अहम भूमिका पर भी इस दौरान प्रकाश डाला गया। अधिकारियों ने इस भ्रमण को अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक बताया और कहा कि इससे उन्हें आपदा प्रबंधन की वास्तविक चुनौतियों और कार्यप्रणाली को समझने का महत्वपूर्ण अवसर मिला, जो भविष्य की सेवा के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा। देहरादून से खबर है, जहां देहरादून में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गुदियाल ने कड़ा पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी बार बार एक ही बात दोहराकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक 2023 में सर्वसम्मति से पारित हो चुका था, लेकिन उसे परिसीमन के आधार पर दोबारा लाकर नियमों का उल्लंघन किया गया है। गणेश गुदियाल ने ऐलान किया कि 28 तारीख को विधानसभा में बीजेपी जो प्रस्ताव लाएगी, उसके विरोध में कांग्रेस भी अपना प्रस्ताव पेश करेगी। उन्होंने कहा कि उस दिन यह साफ हो जाएगा कि कौन विधायक किसके पक्ष में खड़ा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने परिसीमन को लेकर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड विधानसभा में 70 सीटें हैं, जिन्हें 105 कराना उचित नहीं है। पहाड़ और मैदान के बीच पहले से ही सीटों का बड़ा अंतर है, ऐसे में यह संतुलन और बिगड़ेगा। गुदियाल ने कहा, कांग्रेस महिलाओं के हित की हर पहल का समर्थन करती है, लेकिन वह संवैधानिक और नियमों के आधार पर होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी अपने राजनीतिक हितों के अनुसार परिसीमन कर सीटों का पुनर्निर्धारण करना चाहती है, जो सही नहीं है। पार्टी की केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार और इनकी पार्टी के जो यूनिट्स हैं, ये सिर्फ उत्तराखंड के देहरादून में 28 अप्रैल को एक दिवसीय विशेष विधानसभा सत्र बुलाया गया। तो आज विधानसभा का विशेष सत्र रखा गया, जिसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी सम्मान, लोकतंत्र अधिकार विषय पर विस्तृत चर्चा हुई। इस सत्र का उद्देश्य महिला सम्मान, उनके अधिकारों को लेकर गंभीर विमर्श यहाँ पर किया गया। इसी को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने कहा था कि विपक्षी दलों के विरोध के कारण महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाया, जो महिलाओं के सम्मान के खिलाफ है। उन्होंने उम्मीद भी जताई कि इस विशेष सत्र में, यानी कि जो आज सत्र चल रहा है, उसमें सभी सदस्य इस मुद्दे पर सकारात्मक चर्चा करेंगे और एक सार्थक निष्कर्ष सामने आएगा, जिससे महिलाओं को लोकतंत्र में उनका उचित अधिकार दिन का विशेष सत्र आहूत किया गया है और 28 तारीख मंगलवार को। देहरादून से खबर है, जहां उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने सरकार पर निशाना साधा। आपको बता दें कि आज एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया है और इसी को लेकर गरिमा दसोनी ने सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के मंदिर
विधानसभा का उपयोग जनहित की नीतियों के बजाय विपक्ष को कोसने और गाली देने के लिए किया जा रहा है, जो कतई बर्दाश्त नहीं है। एक दिन के सत्र पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। यह गरीब उत्तराखंड के राजकीय कोष पर अतिरिक्त मार है। वह कहा कि सरकार के पास डांडी कांडी में महिलाओं को लाने के लिए स्ट्रक्चर और 4 धाम के शवों को लाने के लिए हेलीकॉप्टर जैसे संसाधन नहीं है, लेकिन सनक के लिए पैसा खर्च किया जा रहा है। प्रदेश की जनता और टैक्स पेयर के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसे स्वास्थ्य और 4 धाम की व्यवस्थाओं में लगाया जाना चाहिए था। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मसूरी से खबर है, जहां पर्यटन नगरी मसूरी के व्यस्त मोतीलाल नेहरू मार्ग की खराब हालत एक बार फिर सवालों के घेरे में है। हाल ही में लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई यह सड़क कुछ ही समय में क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों में नाराजगी बढ़ गई है। स्थानीय सभासद पवन थलवाल ने इस मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए पीडब्ल्यूडी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि विभाग में काम से ज्यादा भ्रष्टाचार को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मसूरी में जहां जहां निर्माण कार्य हो रहे हैं, उनकी गुणवत्ता बेहद खराब है। उन्होंने बताया कि मोतीलाल नेहरू मार्ग की स्थिति को लेकर कई बार स्थानीय जनता और उनकी ओर से पीडब्ल्यूडी को अवगत कराया गया है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। यदि 7 से 10 दिनों के भीतर सड़क की मरम्मत नहीं की गई तो अन्य कार्यों में सुधार नहीं हुआ तो वह उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। माननीय मंत्री जी ने अप्रैल माह में किया था और ये मोतीलाल नेहरू मार्ग होते हुए हाथीपांव तक ये रोड बनी थी, लेकिन अप्रैल में ये रोड शुरू हुई और जून के लास्ट में टूट गई। इसके बाद कई बार पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन उनके मुंह में जू नहीं रही थी। सबसे बड़ी बात है, इन्होंने कोई भी कलवर्ट नहीं खोले। एक कलवर्ट प्रीतम होटल के आगे बंद है, ताकि इससे क्या है कि रोड क्षतिग्रस्त बहुत जल्दी हो जाती है। आज आप मोतीलाल नेहरू मार्ग की हालत देखिए, रोड में गड्ढे हैं। ये पता नहीं कि गड्ढों में रोड है या रोड में गड्ढे हैं, और कितने लोग इसमें चोटिल हो गए, लेकिन विभाग को इसकी कोई सूद नहीं है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ये चाहता है जब तक कोई बड़ी दुर्घटना ना हो जाए तब तक वो कार्य करने को राजी नहीं है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को